हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टीफन रंजीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुणसूत्र क्रोमोसोम पे चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने केंद्रक पे चर्चा की थी, न्यूक्लियस के बारे में बताया, केंद्रक क्या है, कैसे कार्य करता है। आज उसी पे आज दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं, गुणसूत्र पे चर्चा करेंगे। इसके अगले पार्ट पे डीएनए। आज का अगर टॉपिक आप समझेंगे तभी कल का वीडियो जो डीएनए आएगा तभी समझ में आएगा। तो आज हम गुणसूत्र पे चर्चा करते हैं। गुणसूत्र क्या है? क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुवांशिक लक्षणों के वाहक के लिए। जो अनुवांशिक गतिविधियां होती हैं, जो उनका वाहक होता है, संवहन होता है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है गुणसूत्र। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब गुणसूत्र कहते कहते किसको है? तो गुणसूत्र पे चर्चा हमने पिछले वीडियो पे ही कर दी थी। गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्र किसे कहते हैं, पिछले वीडियो पे ही हमने चर्चा कर दी थी। आज हम देखेंगे गुणसूत्र क्या है। तो गुणसूत्र देखिए क्या होता है। उसका गुणसूत्र की खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई। इसकी रिसर्च जो की गई स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई। स्ट्रासबर्गर के द्वारा इसकी खोज स्ट्रासबर्गर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यानी इन्होंने इसकी खोज की। इसका नामकरण जो किया गया, नामकरण किसके द्वारा किया गया? इसका नामकरण 1889 में वाल्डेयर साहब के द्वारा किया गया। वाल्डेयर के द्वारा इसका क्या किया गया? नामकरण किया गया। वाल्डेयर के द्वारा इसका नामकरण किया गया। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर के द्वारा। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? स्ट्रासबर्गर साहब ने बताया था इसके बारे में। अब देखिए, गुणसूत्र अनुवांशिक लक्षणों का वाहक माना जाता है। इसको क्या मानते हैं? अनुवांशिक लक्षणों का वाहक माना जाता है। अनुवांशिक लक्षणों का वाहक माना जाता है। वाहक माना जाता है। क्या मानते हैं हम इसे? अनुवांशिक लक्षणों का वाहक माना जाता है गुणसूत्र को। क्या मानते हैं? अनुवांशिक लक्षणों का वाहक मानते हैं गुणसूत्र को। गुणसूत्र को अनुवांशिक लक्षणों का वाहक भी कहते हैं। इसके साथ साथ अगर गुणसूत्र बनता कैसे, तो आपने डीएनए के अंदर हमने बताया था, डीएनए के अंदर जितना भी पदार्थ भरा होता था उसे मैट्रिक्स या आव्यूह कहते थे। डीएनए का फिगर बनाया तो उसमें बताया था उसके अंदर जितने भी पार्ट भरा होता था उसको हम क्या कहते थे? मैट्रिक्स कहते थे, आव्यूह कहते थे। क्या कहते थे? आव्यूह। तो गुणसूत्र जो बना होता है, गुणसूत्र बनता किससे? तो गुणसूत्र बनता है जिस केंद्रक के अंदर भरा होता है, क्या? आव्यूह भरा होता है। केंद्रक के अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स या डीएनए। या क्या भरा होता है? जो डीएनए भरा होता है। मैट्रिक्स या जो डीएनए भरा होता है, इसी को इनसे मिलकर क्या बनता है? गुणसूत्र बना होता है। किसका संघनन होता है? मैट्रिक्स और डीएनए। जो केंद्रक होता था उसके अंदर कई सारा आव्यूह, बहुत सारा पदार्थ भरा होता था, उसी में डीएनए पाया जाता और डीएनए भी उपस्थित होता था। तो डीएनए उपस्थित होने ये था। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स और डीएनए का क्या बनता है? गुणसूत्र बना होता है। क्या बना होता है? गुणसूत्र। अब देखते हैं डीएनए जब हमने केंद्रक पढ़ा था तो केंद्रक में बताया था बहुत सारी धागे की समान संरचनाएं होती थी। क्या होती थी? तो मैट्रिक्स के अंदर जो धागे की समान संरचनाएं होती थी, जो धागे की तरह संरचना दिख रही थी, उनको धागे की तरह संरचनाओं को क्या कहते थे हम? क्रोमैटिन कहते थे। क्या कहते थे? क्रोमैटिन। क्या कहते थे हम? क्रोमैटिन। अब कोशिका का जब क्रोमैटिन का विभाजन होता है तो ये धागों, पहले तो गोल होता है क्रोमैटिन। कैसा होता था? गोल। क्रोमैटिन होता था गोल आकार का, मतलब छोटा छोटा, मतलब जाल फैला होता था। आपने देखा होगा जाल टाइप का फैला था। जब हमने फिगर बनाया था तो जाल की तरह जो संरचनाएं दिख रही थी, तो वो धागे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो एक जालक बना लेते थे, जालिका बना लेते थे। अब जालिका जो होती थी उसमें क्रोमैटिन मौजूद होता था। क्या मौजूद होता था? क्रोमैटिन। दो तरह का था क्रोमैटिन, दोनों पे चर्चा की थी हमने। तो कोशिका के अंदर जो धागे की तरह जो संरचना दिखती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन कहते हैं। अब देखिए गुणसूत्र का निर्माण उसी तरह हो रहा है, तो आप इसको समझ लें वापस फिर से एक बार। केंद्रक के अंदर फैला हुआ जालिका, जो जालिका होती थी धागों की,
धागे जब एक दूसरे के ऊपर जा जाते थे तो उसे क्या कहते थे हम, जालिका कहते थे, केंद्रक जालिका या जालिका कहते। तो ये जालिका क्या होती है, बाद में आगे करके क्या होती है, कोशिका विभाजन के समय ये धागे की समय सिकुड़ जाती है और अलग अलग एक दूसरे से ऐसे चिपक जाती है, संरचनाएं बनाने लगती है। जो फिगर हमने दिया है, तो फिगर किसका दिया हमने, गुणसूत्र का फिगर इसीलिए बना दिया आपका गुणसूत्र पे। तो यहाँ पर जो अब देखिए क्रोमैटिन किसका बना होता है। अब आपने इसको तो देख लिया, आपने गुणसूत्र बना होता है मैट्रिक्स और डीएनए का बना होता है। और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे, केंद्रक के अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को हम क्रोमैटिन कहते थे। उन संरचनाओं को हम क्या कहते थे, क्रोमैटिन कहते थे, जो संरचनाएं पाई जाती थी। अब इन संरचनाएं जो बनी होती हैं ये डीएनए और प्रोटीन की, डीएनए और स्टोन प्रोटीन की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी, डीएनए और स्टोन प्रोटीन की बनी होती थी। एक प्रोटीन हमने बताया था, दो तरह का प्रोटीन होता है, तो स्टोन प्रोटीन और डीएनए। डीएनए और स्टोन प्रोटीन का बना होता है, क्या बना होता है, क्रोमैटिन बना होता है। क्रोमैटिन दो चीजों का बना होगा, डीएनए और स्टोन प्रोटीन का। अब क्या होता है, जहां जहां पर यानी जिस जिस जगह पर क्रोमैटिन के साथ डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। उस जगह संरचना, वह जगह कैसी होती है, गोल होती है। वह जगह केंद्रक में कैसी होती है, गोल ऐसी संरचना बनाए हुए है। ये देखो आपको दिख रही है, जिस जिस स्थान पर डीएनए, क्रोमैटिन में डीएनए मौजूद होता है, तो वो संरचना कैसी हो जाती है। जिन स्थानों पर क्रोमैटिन में डीएनए पाया जाता है तो उस जगह गोल गोल जालक होते हैं। कैसे जालक होते हैं, गोल गोल जालक होते हैं। इन गोल गोल संरचनाओं वाले जालक को नाम दिया जाता है, कहा जाता है क्रोमोमियर्स। क्या बोल देते हैं, क्रोमोमियर्स कह देते हैं हम। क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स। किसको क्रोमोमियर्स कहते हैं, जहां पर क्रोमैटिन में डीएनए उपस्थित होता है, जिस जगह क्रोमैटिन उपस्थित होता है, क्रोमैटिन में डीएनए उपस्थित होता है, तो वो गोल गोल संरचनाएं जालक के रूप में बना लेती है, गोल गोल माले के रूप में संरचनाएं बना लेती हैं। यानी माले के रूप में आपको दिख रही, गोल गोल माले के रूप में संरचनाएं बना लेगी, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका का डिवीजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जो होता है ये टूट जाता है। क्रोमैटिन का भी विघटन होता है। क्रोमैटिन का क्या होता है, विघटन होता है। तो इस क्रोमैटिन के विघटन को हम क्या कहते हैं, पुत्री क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुत्री क्रोमैटिन कहते हैं। पुत्री क्रोमैटिन या डाटर क्रोमैटिन बोल देते हैं। डाटर क्रोमैटिन या द्विगुणन क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, द्विगुणन क्रोमैटिन कहते हैं। इस द्विगुणन क्रोमैटिन वाली संरचना को हम नाम क्या देते हैं, यानी जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमैटिन का विघटन होता है। क्रोमैटिन का विघटन दो भागों में हो जाता है, इस दो भागों की विघटन को हम कहते हैं पुत्री क्रोमैटिन। क्या कहते हैं, इस पुत्री क्रोमैटिन को पूरे को नाम दिया जाता है क्रोमोनीमेटा। क्या नाम देते हैं, क्रोमोनीमेटा। जब क्रोमैटिन का, यहाँ पर देखो क्रोमैटिन आपको दिख रहा है अलग, क्रोमोनोमियर्स होते हैं गोल गोल। अब इस क्रोमैटिन का विघटन होगा, तो विघटन होने पर ये दो, एक ये दिख रहा है, एक ये, दो पुत्री क्रोमैटिन हुआ, दो पुत्री क्रोमैटिन का विकास हुआ। हर जगह पर होता है, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर दो पुत्री क्रोमैटिन बनी। और दो पुत्री क्रोमैटिन को हम नाम क्या देते हैं, क्रोमोनीमेटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रोमोनीमेटा। समझ में आ गया यहाँ तक, क्रोमोनीमेटा बोल देते हैं, क्रोमोनीमेटा बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो केंद्रक के अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स होता है, धागे की कर की संरचनाएं होती हैं, मैट्रिक्स से बना। तो ये इसके अंदर क्या भरा है, मैट्रिक्स। अब इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, और इसके अंदर मैट्रिक्स है और क्या है, डीएनए भरा हुआ है। और क्या भरा हुआ है, डीएनए भरा हुआ है। तो मैट्रिक्स और डीएनए जो भरा हुआ है, इसको घेर कर कौन रख रहा है, एक झिल्ली घेर कर रखती है। इसको एक झिल्ली जो घेर कर रखती है, उस झिल्ली को नाम क्या देते हैं, पेलिकिन बोलते हैं। इन जो मैट्रिक्स और डीएनए
जो मैट्रिक्स और डीएनए होता है, डीएनए को जो घेर कर झिल्ली रखती है, उस झिल्ली का नाम क्या होता है? पेलिकल बोल देते हैं। झिल्ली को क्या बोलते थे? पेलिकल नाम दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्रोमैटिन होता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आया, देखो फिगर के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। क्रोमोनियर्स पे चर्च क्या, क्रोमोपियर्स क्या होता है बता दिया हमने, क्रोमोनिमेटा क्या होता है बता दिया हमने आपको, पेलिकल क्या होती है। अब आते हैं सेंट्रोमियर और प्राथमिक संकीर्ण पे आते हैं, और द्वितीयक संकीर्ण और सैटेलाइट क्या है। देखिए यहाँ पर कोशिका का जब विभाजन होता है तो द्विगुणन डीएनए होता है, यानी क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोनोमीटा जब टूटता है, क्रोमैटिन जो होता है जब इसका विघटन होता है तो ये दो भागों में, इसके दो गुणसूत्र होते हैं। डीएनए के विघटन के साथ साथ दो भागों में जब टूटता है तो इसको नाम देते थे अर्ध क्रोमैटिड, अर्ध गुणसूत्र। यानी कोशिका विभाजन के समय जब गुणसूत्र का विघटन होता है तो इसे हम बोल देते हैं अर्ध गुणसूत्र। जब कोशिका का डिवीजन होता है तो डीएनए गुणसूत्र जो होता है क्रोमोस्फेयर का भी क्या होता है, डिवीजन होने लगता है। जब इसका डिवीजन होता है गुणसूत्र का तो इसे हम बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र बोल देते हैं, या बोल देते हैं क्रोमैटिड। क्या बोल देते हैं? क्रोमैटिड बोल देते हैं, अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड बोल देते हैं। अब कोशिका का विभाजन जब द्विगुणन जो होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो द्विगुणन डीएनए होता है, द्विगुणन डीएनए में दो गुणन जो डीएनए होता है इसमें दो क्रोमैटिड होते हैं। कितने होते हैं? दो क्रोमैटिड होते हैं, और दो क्रोमैटिड होते हैं दो। अब दो क्रोमैटिड जब एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं उस स्थान को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अब यहाँ पर देखा आपने दो क्रोमैटिड, यानी जब क्रोमैटिड का विघटन होगा, यानी गुणसूत्र का विघटन होता है तो कितने भागों में चला जाता है? दो भागों में, अर्ध गुणसूत्र इसी को बोल देते हैं। अब द्विगुणन जो डीएनए होगा, द्विगुणन डीएनए में कितने? दो क्रोमैटिड पाए जाते हैं। अब दो क्रोमैटिड पाए जाएंगे तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो किसके से जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। यानी दो क्रोमैटिड एक दूसरे से जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उस स्थान को हम नाम क्या देते हैं? क्रोमोमियर्स को, सॉरी सेंट्रोमियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इस जगह को, इस जगह को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बोल देते हैं, सेंट्रोमियर बोल देते हैं, जहां पर दो क्रोमैटिड जुड़े होते हैं। अब ये दो क्रोमैटिड जहां पर जुड़े होते हैं वहां पर जो गुणसूत्र होता है वो क्या कहता होगा? सकरा टाइप का होता है। कैसा हो जाता है? सकरा टाइप का हो जाता है। इसीलिए उस जगह का नाम, इस जगह का नाम पूरी जगह है, ये पूरा जो फिगर इस जगह को नाम क्या दे दिया जाता है? प्राथमिक संकीर्ण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्राथमिक संकीर्ण बोल देते हैं। अब जहां पर दो क्रोमैटिन जुड़े होंगे आपस में तो वो जो क्रोमैटिन जहां पर जुड़े होते हैं दोनों क्रोमैटिन, वो इस जगह कैसी हो जाती है? सक्रिय टाइप की हो जाती है। तो उस जगह को नाम क्या दे दिया जाता है? प्राथमिक संकीर्ण नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है? प्राथमिक संकीर्ण नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर प्राथमिक संकीर्ण नाम दे देते हैं इस स्थान को सेंट्रोमियर का। लेकिन कुछ ऐसे भी गुणसूत्र होते हैं, कुछ ऐसे भी गुणसूत्र होते हैं जिनमें द्वितीयक संकीर्ण भी होता है, यानी तीसरा क्रोमैटिन भी होता है, उसको हम द्वितीयक संकीर्ण में नाम दे दिया, ये भी यहाँ पर जुड़ा है। अब कुछ ऐसे भी डीएनए होते हैं जिनमें क्या होता है? उभरी हुई संरचना, कुछ ऐसे भी गुणसूत्र होते हैं जिनमें उभरी हुई संरचनाएं होती है। उन उभरी हुई संरचनाओं को नाम क्या दे देते हैं? सैटेलाइट बोल देते हैं। उन उभरी हुई संरचनाओं को उनका नाम दे देते हैं सैटेलाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सैटेलाइट बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो गुणसूत्र का अंतिम छोर जो होता है, यानी सबसे अंतिम सिरा जो होता है उसको हम बोल देते हैं टोलीमियर। क्या बोल देते हैं? गुणसूत्र का अंतिम जो सिरा होता है उसे हम बोल देते हैं टीलोमियर। क्या होता है? अंतिम सिरे को बोलते हैं टीलोमियर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, जो गुणसूत्र से संबंधित पॉइंट थे, इसके स्ट्रक्चर से संबंधित हमने सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दिए। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक। अब देखते हैं इस पे चर्चा गुणसूत्र पे। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट हम चर्चा करेंगे जो पॉइंट थोड़े से डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट क्या है? कुछ गुणसूत्र आप जान लें जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गुणसूत्र पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है ह्यूमन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो ह्यूमन होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ह्यूमन जो होता है उसमें कितनी होती है? 46 होती है। इसी प्रकार बोल देगा ह्यूमन, हमने बोल दिया मनुष्य का शरीर, मनुष्य में कितनी होती है? 46 हो जाती है।
अगर बात करें कुत्ते में या कुत्ता में कितनी होती है, तो कुत्ते में कितनी हो जाती है, 78 हो जाती है। अगर बात करें बिल्ली जो कैट होती है, इसमें संख्या इसकी 38 हो जाती है। यानी गुणसूत्र की संख्या है, इम्पॉर्टेंट गुणसूत्र की संख्या हम करा रहे हैं आपकी। गुणसूत्र की संख्या यानी किसमें कितनी होती है, पेयर होते हैं। क्या होते हैं, पेयर। 23 जोड़े, 23, इसमें 78 होता है। आधे आधे जो क्या होते हैं, पेयर होते हैं। हमने जो प्राथमिक संकीर्ण द्वितीयक संकीर्ण बताया, ये क्रोमैटिन जो होता था, क्रोमैटिड ये टूटता है तो कितने भागों में बनता है, 2 भागों में, 2 क्रोमैटिड बनते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं गुणसूत्र जिनमें क्या होता है, तीसरा संकीर्ण भी बन जाता है, तीसरा वाला भी बन जाता है। कुछ पॉइंट ये थे, 2 क्रोमैटिड उन्हीं को बोल देते, तो उन्हीं के जो जोड़े होते हैं। मनुष्य में 46 होता है, कुत्ते में 78, बिल्ली में 38 हो जाता है। अगर आलू की बात करें तो आलू में जो 48 हो जाता है। अगर बात करें जो मधुमक्खियाँ होती हैं, फ्रूट फ्लाई होती हैं, जो फ्लाई करती हैं, मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में हो जाती है इनकी संख्या 8 हो जाती है। मधुमक्खी में कितनी हो जाती है, इनकी संख्या 8 हो जाती है। अगर बात करें बंदर में, तो बंदर में इनकी संख्या 42 हो जाती है। पेयर बनते हैं 42 के। अगर बात करें जैसे आपका मटर की, तो मटर में 20 होती है। क्या होती है, मटर में 20 हो जाती है। सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थों का वाहक किसने बताया था, मेंडल ने। ये अनुवांशिक पदार्थों के बारे में बताया था। तो अनुवांशिक में डीएनए की खोज की, तो इन्होंने डीएनए के बारे में बताया। तो उन्होंने मटर के पौधे का ही अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, मटर के पौधे। मटर में 20 हो जाती है, आलू में जैसे 48, बंदर में 42 हो गई आपकी। अगर बात करें मेढक, तो मेढक में जो हो जाती है 26 हो जाती है। कितनी हो जाती है, मेढक में 26 इनकी संख्या हो जाती है आपकी। जो इम्पोर्टेंट है, और हैं तो बहुत सारे गुणसूत्र, किसके आप याद करेंगे, जो एग्जामों में आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट हमने आपके करा दिए। अब हम देखेंगे केंद्रक पे हमने एक पॉइंट पे चर्चा की थी, न्यूक्लिक अम्ल। तो आज हम न्यूक्लिक अम्ल का पॉइंट बता देंगे, जिससे आपको डीएनए समझने में आसानी हो। ये पॉइंट जो बताए गए गुणसूत्र की, ये डीएनए को समझने में आसानी होगी, इसलिए हम गुणसूत्र का अलग से ही टॉपिक लेकर आए। तो हम इस पे न्यूक्लिक अम्ल पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल उस दिन भी हमने चर्चा की थी और आज भी हम चर्चा कर लेते हैं। जब हमने कहा था न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक का क्या होता है, अचल संपत्ति होता था। क्या होता था, अचल संपत्ति। अब देखिए हमने पॉइंट उस दिन बताया था, ये क्रोमैटिड। अब डीएनए के अंदर क्या भरा होता है, डीएनए जो सॉरी केंद्रक के अंदर क्या भरा होता था, मैट्रिक्स भरा होता था, आव्यूह भरा होता था, और इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन होती थी और डीएनए होता था, और बहुत सारा न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल जो था उसी में तो डीएनए था, उसी में क्या था, डीएनए पाया जा रहा था। तो क्रोमैटिड जो बना होता था, पहले दिन पॉइंट बताया गया था, ये 2 चीजों को बना था, न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन। किसका बना होता था, हिस्टोन प्रोटीन। तो आज हम इसी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानते हैं, जिसका प्रयोग डीएनए में ज्यादा मात्रा में होगा। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, देखिए न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक होता है, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड जो होता है, बहुत प्रकार के एकलक या बहुलकों का बना होता है। यानी कुछ एकलक होते हैं, उनको एकलक बोल दिया जाए, इससे जुड़ा होता है, या बहुलक का बना होता है। इसलिए इस न्यूक्लिक अम्ल को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। इन मिले हुए भागों को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड, बहुत प्रकार के एकलक या बहुलक का बना होता है। किसका बना होता है, एकलक या बहुलक, एकलक या बहुलक से मिलकर बना होता है। इन एकलक और बहुलक को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। अब डीएनए के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन। जो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता था, न्यूक्लिक जो अम्ल होता था और हिस्टोन प्रोटीन। और इस न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए, आरएनए और सारे नाइट्रोजनी क्षारक, ये सारी चीजें पाई जाती थी न्यूक्लिक अम्ल में। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। इसको न्यूक्लिक अम्ल का जो एकलक और बहुलक से मिलकर बना होता है, उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब न्यूक्लिक को 2 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांट दिया जाता है,
एक तो न्यूक्लिक अम्ल हो गया, न्यूक्लियोटाइड भी इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड, क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब इस ये दो भागों पे जाएगा, एक जाता है न्यूक्लियोसाइड, एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड होता है, और दूसरा पार्ट होता है इनका फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल भी होता है इनमें, फास्फोरिक एसिड, यानी दो होते हैं, न्यूक्लियोसाइड भी होता है और फास्फोरिक अम्ल भी होता है। दो पार्ट, न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है, फास्फोरिक होता है और न्यूक्लियोसाइड होता है। अब न्यूक्लियोसाइड जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हो जाती है इनकी शर्करा, क्या हो जाती है, शर्करा, और दूसरा पॉइंट इनका हो जाता है नाइट्रोजनी क्षारक, क्या हो जाता है, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक बोल देते हैं, दो पार्ट में चला जाता है। शुगर तो आपको पता है, शर्करा कौन सी होती है, एक होती है एक शर्करा इनकी होती थी राइबोस, राइबोस जो शर्करा किसमें पाई जा रही थी, आरएनए में, और दूसरी शर्करा इनकी होती है डीऑक्सी राइबोस, ऑक्सी राइबोस, ये पाई जाती है डीएनए में। ये शर्करा कैसी होती है, ये पेंटोज शर्करा होती है, कैसी होती है, पेंटोज शर्करा क्यों कहते हैं, इसमें 5 कार्बन के परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, 5 कार्बन के परमाणु होंगे, कितने होते हैं, 5 ही कार्बन के परमाणु होते हैं। 5 कार्बन के परमाणु होने के कारण इनको क्या बोल देते हैं, पेंटोज। न्यूक्लियोसाइड को दो पार्ट होते हैं, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक, और फास्फोरिक अम्ल दो पार्ट। अब देखिए अगर बात करें नाइट्रोजनी क्षारक दो भागों में बटा होता है, कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। नाइट्रोजनी जो क्षारक होता है यह भी दो भागों में बटा होगा। अब दो भाग कौन से होते हैं, एक तो होता है इनका प्यूरिक क्षारक, एक हो जाता है इनका प्यूरिक क्षारक, और दूसरा इनका होता है पिरिमिडीन क्षारक, पिरिमिडीन क्षारक, दो हो जाते हैं। कितने पॉइंट में बांट दिया जाता है, प्यूरिक क्षारक और पिरिमिडीन क्षारक, दो पार्टों में हम बांट देते हैं। यानी नाइट्रोजनी क्षारक को दो पार्टों में बांटा जाता है, प्यूरिक क्षारक और पिरिमिडीन क्षारक। जो प्यूरिक क्षारक होता है ये दो पार्ट में जाता है, कितने पार्ट में बटा होगा, ये डीएनए में बहुत काम आएंगे, जो रिप्लेस करते हैं बाद में। दो पार्ट होते हैं इसमें, एक तो ग्वानिन होता है, ग्वानिन, और एक होता है इनका एडिनिन, और एक इनका होता है एडिनिन, एडिनिन और ग्वानिन, दो पार्ट में होता है, ग्वानिन और एडिनिन। कितने पार्ट में जाता है, दो पार्ट में जाता है, एडिनिन, ग्वानिनिन और एडिनिन। अब देखिए एडिनिन ग्वानिनिन हो गया। पिरिमिडीन जो क्षारक होता है ये तीन पार्ट में चला जाता है, पिरिमिडीन क्षारक को हम तीन पार्ट में बांट देते हैं। अब ये तो पार्ट किसके हो गए, ये पार्ट हो गए प्यूरिक क्षारक। अब इसके पार्ट देखिए आप लोग, इसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसका एक पार्ट होता है थायमीन, क्या होता है, थायमीन हो जाता है, और एक हो जाता है इनका साइटोसिन, साइटोसिन, और एक हो जाता है इनका यूरेसिल, 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 या इसी को बोल देते हैं यूरिडीन, क्या बोल देते हैं, यूरिडीन, यूरेसिल या यूरिडीन, दो पार्ट में। पिरिमिडीन क्षारक जो होता है कितने भागों में चला जाता है, पिरिमिडीन क्षारक चला जाता है तीन भागों, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल या यूरिडीन, ग्वानिन या एडिनिन। अब जो डीएनए आरएनए होंगे तो वहाँ पर ये पाए जाएंगे, डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए में नहीं, डीएनए में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। ग्वानिन या एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल या यूरिडीन, ये क्षारक जो होते हैं। यानी अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड क्षारक के अनुसार देखें तो पांच भागों, कितने भागों में बांट दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड क्षारक के अनुसार हम इसको 5 भागों में बांटते हैं, शर्करा के अनुसार इसको 2 भागों में बांटते हैं, और एक होता है इनका फास्फोरिक, क्या हो जाता है, फास्फोरिक पाया जाता है, इनमें फास्फोरिक उपस्थित होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल के पार्ट। यानी जो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर 2 पार्ट भरे होते हैं, मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स बना किसका होता है, मैट्रिक्स जो बना होता है न्यूक्लिक अम्ल या स्टोन प्रोटीन का बना होता है। मैट्रिक्स का बना होता है, स्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब इस न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक की अचल संपत्ति भी बोल देते हैं। अब इसमें बात की, हमने क्रोमेटिड की बात की थी,
किसकी बात की थी? क्रोमेटिड। अब मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी धागे की तरह संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? धागे की तरह जो संरचनाएं होती हैं उनको हम क्या बोल देते थे? क्रोमेटिड बोल देते थे। वो क्रोमेटिड किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है और स्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और स्टोन प्रोटीन का क्या बना होता था? क्रोमेटिड बना होता था। बाद में इसी के पार्ट हो रहे हमने, इसमें टोलोमियर पे चर्चा की, पेरिकल पे चर्चा की, क्रोमिनीमेटा पे चर्चा की, क्रोमोमियर्स पे चर्चा की, सेंट्रोमियर पे चर्चा की, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करी। अब न्यूक्लिक अम्ल आपका कंप्लीट हो। अब इसका जो पार्ट आएगा वो डीएनए पे आएगा, जिसमें पॉइंट वाइज जैसे ही आपके कोशिका का पूरा टॉपिक पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होते ही लगभग 300 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ऑडियो वीडियो के माध्यम से मिलेंगे आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया, आप कारण बताएं, जिससे लेक्चर को और अच्छा से अच्छा इम्प्रूव किया जा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। इसका अगला वीडियो अगले टर्म पे आ जाएगा।